पुराने सिलेबस के हिसाब से चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर का नाम है एवोल्यूशन। तो सबसे पहले जैसे हम करते आए हैं, नीट में कितने सवाल बनते हैं? 2 से 3 क्वेश्चंस। और 2016 से 22 के बीच में लगभग 22 क्वेश्चन यहाँ आ चुके हैं। अब सबसे पहले हम लोग एवोल्यूशन की डेफिनेशन जानेंगे कि एवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो बेटा एवोल्यूशन का मतलब है ऑर्डरली चेंज होना। ऑर्डरली चेंज होना। एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। इसी चीज को हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। या आप दूसरे तरीके से कहिए, किस तरीके से सिंपलर लाइफ फॉर्म से कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म, कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म बनी है, इसी प्रोसेस को एवोल्यूशन कहा जाएगा। मतलब एक फॉर्म जो सिंपलर, जो सबसे पहले इस अर्थ पे बनी, फिर उस सिंपल लाइफ से कैसे इवॉल्व होते हुए ऑर्डर में चेंजेस आते चले गए और हमारी कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स बन के आई। यही प्रोसेस एवोल्यूशन कहलाता है। और एवोल्यूशन के अंदर जो स्टडी होती है उसे हम एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे हिस्ट्री को ऑफ ओल्डर लाइफ फॉर्म्स। इसी ब्रांच को या उसकी स्टडी को एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाएगा। तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म इवॉल्व ओवर टाइम। जैसे जैसे समय बढ़ा, कैसे कैसे अलग अलग डिफरेंट लाइफ फॉर्म इस अर्थ पे आई, और उनको जो हम पढ़ेंगे तो उसकी स्टडी को ही एवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये तो डेफिनेशन वाला पार्ट था। सबसे पहले हमें ये जानना है कि इस अर्थ पे लाइफ आई कैसे, या अर्थ की फॉर्मेशन कैसे हुई। तो उसके लिए एक टॉपिक है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो हम पहले तो ये जानेंगे कि यूनिवर्स कैसे बना, फिर उसके बाद में हमारी गैलेक्सीज कैसे बनी, फिर उस पे हमारा प्लेनेट कैसे बना, उस प्लेनेट पे शुरुआत में क्या कंडीशंस थी, फिर कैसे वहां पे एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, और कैसे पहली प्रिमिटिव सेल बनी, फिर कैसे साइनोबैक्टीरियाज बने, फिर उन्होंने कैसे इवॉल्व किया और पहली यूकैरियोटिक सेल को बनाया। तो ये सारा एक सीक्वेंस है और इसमें कुछ डेट्स भी हैं, मतलब कुछ स्टेट्स हैं हल्के हल्के, वो भी याद रखने होंगे आपको। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा ऑरिजिन ऑफ लाइफ, उसी के साथ में एसोसिएटेड एक टॉपिक है जिसे कहा जाता है कि थ्योरीज क्या हैं ऑरिजिन ऑफ लाइफ को लेके। डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया कि लाइफ इस तरीके से अर्थ पे आई, उन सब की भी बात की जाएगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहला टॉपिक इस चैप्टर का है, उसका मतलब है या उसका नाम है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। कि लाइफ कैसे ओरिजिन हुई इस अर्थ के ऊपर। तो यहां पे सीक्वेंस शुरू होगा सबसे पहले 20 बिलियन ईयर अगो से।
तो 20 बिलियन ईयर अगो हुआ क्या था, हमारा जो आज की डेट में प्रेजेंट डे यूनिवर्स है, ये कभी एक डेंस एंटिटी हुआ करता था, और इस डेंस एंटिटी के अंदर एक बहुत बड़ा थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, और उस थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से वो डेंस एंटिटी टूट गई या स्कैटर्ड हो गई। अब शुरुआत में थोड़े टाइम बाद जैसे ही वो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ, तो वहां पे हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस की फॉर्मेशन हुई, और वो हीलियम और हाइड्रोजन गैस अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कंडेंस्ड हुई, और कंडेंस होने के बाद में गैलेक्सीज बनी, और उसी में एक गैलेक्सी बनी मिल्की वे गैलेक्सी, जो 4.5 बिलियन ईयर अगो फॉर्म हुई थी। तो पहली डेट जो 20 बिलियन ईयर अगो हुआ, वो था जिसे हम लोग बिग बैंग कहते हैं या बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हमारे जो यूनिवर्स की फॉर्मेशन है, हमारे जो यूनिवर्स की फॉर्मेशन है, वो एक थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की वजह से हुई, और वो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ था एक डेंस एंटिटी के अंदर, मतलब पूरा यूनिवर्स पहले एक सिंगल मास हुआ करता था, और जब वो थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ उस डेंस एंटिटी में, तो उसके जो अलग अलग हिस्से थे वो टूट गए, और टूट जाने के थोड़े टाइम बाद यहां पे हाइड्रोजन और हीलियम गैस की फॉर्मेशन हो गई, और जब हाइड्रोजन और हीलियम गैस फॉर्म हुई, वो गैसेस कंडेंस्ड हुई, ये गैसेस कंडेंस्ड हुई अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, और उसके बाद में डिफरेंट गैलेक्सीज की फॉर्मेशन हुई, फॉर्मेशन हो गई डिफरेंट गैलेक्सीज की, और इसी अलग अलग गैलेक्सीज में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी थी, और ये मिल्की वे गैलेक्सी 4.5 बिलियन ईयर अगो बन गई, और इसी मिल्की वे गैलेक्सी में हमारा प्लेनेट था अर्थ। तो अर्थ की फॉर्मेशन भी लगभग उसी समय हुई जब मिल्की वे गैलेक्सी बनी होगी। अब बेटा अर्थ के ऊपर शुरुआत में टेम्परेचर बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं था जो लाइफ को सपोर्ट कर सके। यहां पे पूरा अर्थ का सरफेस मोल्टन मास से कवर्ड हुआ करता था, और बहुत हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक स्टॉर्म हुआ करते थे, और साथ साथ में यहाँ पे पूरे सरफेस को कवर करने के लिए कुछ गैसेस थी, जिसमें वाटर वेपर, अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस उस मोल्टन मास से रिलीज हुआ करती थी। तो यहां पे अर्थ का जो प्रिमिटिव एनवायरमेंट था, उस एनवायरमेंट में कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। प्रिमिटिव कंडीशन में कोई भी एटमॉस्फेयर इस अर्थ के ऊपर नहीं था, और अर्थ के सरफेस को कवर करने के लिए मोल्टन मास हुआ करता था, और इस मोल्टन मास से वाटर वेपर्स,
अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती थी। और साथ में अर्थ का जो टेम्परेचर था या अर्थ का जो टेम्परेचर था वो काफी ज्यादा हाई था, काफी ज्यादा हाई टेम्परेचर था। और यहां पे लगातार वॉल्केनिक स्टॉर्म्स हुआ करते थे, वॉल्केनिक स्टॉर्म हुआ करते थे। तो इसमें से जो ये वाटर वेपर्स हैं ये बहुत लंबे समय तक, जब धीरे धीरे जैसे अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन हुआ तो ये बहुत लंबे समय तक इन्होंने क्लाउड की फॉर्मेशन की। और क्लाउड की फॉर्मेशन होने के बाद में कई सेंचुरीज तक लगातार बारिश हुई इस अर्थ के ऊपर। और जब इस अर्थ के ऊपर लगातार कई सेंचुरीज तक बारिश हुई जिसकी वजह से प्रेजेंट डे ओशियन की फॉर्मेशन हुई, क्यों, जो अर्थ के ऊपर बेसिन्स थे या डिप्रेशंस थे, उन डिप्रेशंस में पानी भरना शुरू हुआ। जो इन वाटर वेपर्स ने कंडेंस होकर क्लाउड बनाए थे वही क्लाउड बारिश के तौर पे गिरे, उसने क्या किया, ओशन की फॉर्मेशन करवा दी, मतलब इस अर्थ पे ओशन बना। अब वाटर बन चुका था तो जो सनलाइट के साथ में यूवी रेज आ रही थी, उन यूवी रेज ने वाटर को स्प्लिट किया, तोड़ दिया और स्प्लिट करके ऑक्सीजन को फ्री फॉर्म में रिलीज करवाया। और वही ऑक्सीजन अमोनिया और मीथेन के साथ में रिएक्ट करा और वाटर की फॉर्मेशन हुई। और साथ में उस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ने O3 ओजोन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करवा दी और उसके बाद अर्थ के चारों तरफ ओजोन लेयर बन गई। तो यहां पे अगला जो सीक्वेंस है वो ये है कि जो ये वाटर वेपर्स थे, इन वाटर वेपर्स ने क्या किया, क्लाउड की फॉर्मेशन करवाई। और क्लाउड बनने के बाद में वहां पे रेनिंग हुई सेंचुरीज तक, कई सालों तक लगातार बारिश चलती रही। और इसकी वजह से जो वाटर था वो भर गया इन डिप्रेशंस ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर जो भी गड्ढे थे उनमें वो पानी भरा, जिसकी वजह से ओशियन की फॉर्मेशन हो गई। अब पानी बन चुका था, ओशियन बन चुके थे। अगला काम, जो सनलाइट के साथ में यूवी रेज आ रही थी, जो सनलाइट के साथ में यूवी रेज आ रही थी, उन यूवी रेज ने स्प्लिट किया वाटर को और स्प्लिट करके वहां से ऑक्सीजन को रिलीज किया। और यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो रिलीज हुए, इन्होंने अमोनिया के साथ में रिएक्ट किया और वाटर बनाया, मीथेन के साथ में रिएक्ट किया और वाटर की फॉर्मेशन करवाई। और थोड़े टाइम बाद में यहां पे यही 3 सिंगलेट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब जुड़े तो इन्होंने ओजोन की फॉर्मेशन करवाई। और इसी ओजोन ने अर्थ के चारों तरफ ओजोन लेयर बना दी। अब ये ओजोन लेयर भी बन चुकी थी भाई, मतलब धीरे धीरे अब एटमॉस्फेयर बनना शुरू हुआ। तो शुरुआत में जो एनवायरनमेंट हमारा इस अर्थ पे था वो रिड्यूस्ड एनवायरनमेंट हुआ करता था, या रिड्यूस्ड एटमॉस्फेयर कहोगे, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा थी वहां पे, बहुत हाई अमाउंट में ऑक्सीजन इस अर्थ के ऊपर प्रेजेंट था शुरुआत में। और बेटा अब ऑक्सीजन तो आई आ गया, अब एक काम अगला यहां पे ये हुआ
कि कुछ जो हमारे इस अर्थ पे हाइड्रोजन या नाइट्रोजन या आयरन, ये सब फ्री फॉर्म में एटम्स इनके प्रेजेंट थे, हाइड्रोजन के, नाइट्रोजन के, फॉस्फेट के, सल्फर के, जितने भी आपने पीरियोडिक टेबल में नाम पढ़े होंगे वो सब हमारी अर्थ पे थे। तो उन एटम्स ने क्या किया, शुरुआत में जब हाई टेम्परेचर था तो वो आपस में एसोसिएट करके कोई मॉलिक्यूल नहीं बना पा रहे थे वो एटम्स, लेकिन जब अर्थ का टेम्परेचर ठंडा हुआ तो उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाने शुरू कर दिए, और वो जो मॉलिक्यूल्स शुरुआत में बने उन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाया और कुछ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए, जैसे अमीनो एसिड्स या न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर नाइट्रोजन बेस, या शुगर मॉलिक्यूल, या आप एक तरीके से कह लीजिए सैकराइड या फैट के जो सिंपल मॉलिक्यूल हैं, ये सारे मॉलिक्यूल शुरुआत में बने। फिर उन्हीं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने मिलके एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करा दी। तो मैंने बताया कि सबसे पहले शुरुआत में क्या था, सबसे पहले सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल थे, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, एटम की फॉर्म में। शुरुआत में वो रिएक्ट नहीं कर रहे थे, आपस में बॉन्ड नहीं बना पा रहे थे, क्यों, हाई टेम्परेचर था। जब अर्थ का टेम्परेचर डाउन हुआ तो उन्होंने आपस में बॉन्ड फॉर्म किए और मॉलिक्यूल्स बनाए। तो सिंपल इनऑर्गेनिक से बने कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, और जो कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उनसे बने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या थे, अमीनो एसिड्स, शुगर्स, न्यूक्लियोटाइड, ये सब सिंपल ऑर्गेनिक थे। और इन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने आगे चल के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बनाया। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या थे, जैसे पॉलीसैकेराइड या आरएनए या फैट मॉलिक्यूल या लिपिड मॉलिक्यूल, अमीनो एसिड ने जुड़ के बना दिया प्रोटीन। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारे सरफेस पे बन गए। अब धीरे धीरे क्या हुआ, अच्छा ये सारा काम पानी के अंदर चल रहा था, ये सारा काम पानी के ऊपर चल रहा था। और ये जो काम हुआ ना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो भी सारा काम चल रहा था, मैंने बताया कि अर्थ बनी थी कब, 4.5 बिलियन ईयर अगो पहले। तो लाइफ का ओरिजिन स्टार्ट हुआ था 4 बिलियन ईयर अगो, मतलब 0.5 बिलियन ईयरों को बाद, अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर बाद कह सकते हो आप। अर्थ जब बनी 4.5 बिलियन ईयर अगो, और 4 बिलियन अगो हमारा क्या हुआ, ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हो गया। स्टार्ट हुआ है, अभी बनी नहीं है। और एक पूरा बिलियन ईयर लगा था पहला नॉन सेलुलर सेल जैसा स्ट्रक्चर बनाने में। तो 3 बिलियन ईयर अगो हमारा पहला नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब सेल जैसा स्ट्रक्चर, लेकिन सेल नहीं कह सकते आप उसे। नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर को इन्होंने बोला है कैप्सुलर स्ट्रक्चर, उसको नाम दिया गया कोसरवेट, प्रोबायोन्ट्स या माइक्रोस्फेयर। वो बेसिकली क्या थे, ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे ये एग्रीगेट बन गए, मतलब जैसे कुछ फैट, कुछ प्रोटीन, कुछ लिपिड्स या कुछ पॉलीसैकेराइड एक साथ आए और उसको चारों तरफ से फैट की एक लेयर ने घेर लिया। उसी स्ट्रक्चर को नॉन सेलुलर कैप्सूल कह दिया गया, उसी स्ट्रक्चर को कोसरवेट कह दिया गया, उसी स्ट्रक्चर को प्रोबायोन्ट कह दिया गया, उसी स्ट्रक्चर को माइक्रोस्फेयर कह दिया गया, और एक साइंटिस्ट थे हेल्डेन, उनके हिसाब से उसे हॉट डाइल्यूट सूप कह दिया गया। ठीक है, सबने अपने अपने हिसाब से नाम दे दिए। अच्छा, ये सारा काम जो चल रहा था ये सब वाटर के अंदर चल रहा था। जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो पानी के अंदर हुई। तो 4 बिलियन ईयर अगो ओरिजिन ऑफ लाइफ स्टार्ट हुई है, मतलब सेल बननी शुरू हुई। 3 बिलियन ईयर अगो सेल का प्रिमिटिव स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया, उसका ढांचा तैयार हुआ। और लगभग 2 बिलियन ईयर अगो, उसके 1 बिलियन ईयर अगो बाद में पहला साइनोबैक्टीरिया जैसा ऑर्गेनिज्म बना। फिर उसके बाद शुरू होती है आगे की कहानी। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, कोई भी थ्योरी या कोई भी साइंटिस्ट आज तक इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया या कंक्लूड नहीं कर पाया कि पहली लाइफ फॉर्म कैसे बनी, लाइफ कैसे आई। चलो मैं मान रहा हूं कि बायोमॉलिक्यूल ये जितने थे बन गए हमारे,
नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर भी बन गया। अच्छा, ये सब इन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट्स करके ये सब भी किया। इन्होंने प्रिमिटिव अर्थ जैसा एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, ये सारी कंडीशंस को वहां पे मिमिक करवाया, वो गैसेस भी रखी उसी के अंदर, सब कुछ करवा के देखा। वहां पे उन्होंने देखा, अभी बताऊंगा, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन की बात करेंगे जब हम लोग, तो उसमें उन्होंने अमीनो एसिड, पिगमेंट्स, फैट, लिपिड, ये सारे मॉलिक्यूल्स को बनाया, सब रिएक्ट होके बने। लेकिन और इवन कोसरवेट भी बन गए। लेकिन वो कोसरवेट कैसे लाइफ जैसी एक्टिविटी, मतलब मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये जो लाइफ वाली एक्टिविटीज है, हाँ, वो कुछ काम ये कर पा रहे थे, वो सेलेक्टिवली कुछ मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सकते थे। जो नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर थे, वो कुछ मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर पा रहे थे, प्रोटीन को बाहर से एब्जॉर्ब कर लिया, ये सब काम तो वो कर रहे थे। लेकिन उसमें लाइफ कैसे आई, वो आज तक एक्सप्लेन नहीं किया गया। आज तक किसी ने इस चीज को कंक्लूड नहीं किया है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ये आपको मिलेगा भी पढ़ने के लिए उसमें। तो यहां पे अब अगला जो पार्ट है, ओजोन बनने के बाद में, ओजोन बनने के बाद में इस अर्थ पे क्या हुआ, पहले जब हाई टेम्परेचर था, वो हाई टेम्परेचर कूल डाउन हुआ पानी की वजह से, ठीक है, अर्थ का सरफेस कूल डाउन हुआ, ठंडा हुआ, जिसकी वजह से यहां पे जो हमारे सिंपल इनऑर्गेनिक एटम्स थे, जैसे कि हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसोसिएट किया अपने आप को, इन्होंने एसोसिएट किया या बॉन्डिंग की, और हमारे कुछ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करा दी, कुछ कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाए। जैसे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन मिल गया, ये बन गया, ठीक है। जैसे मैंने आपको रिएक्शन बताए थे, मीथेन के साथ में वाटर मिला, मीथेन के साथ में ऑक्सीजन मिलके वाटर बन गया, ये सारे बड़े मॉलिक्यूल हमारे बने। और फिर बाद में इन्हीं कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए। सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो थे वो बने हमारे, जैसे अमीनो एसिड्स या शुगर्स, नाइट्रोजन बेस, या न्यूक्लियोटाइड, या फैटी एसिड्स, ये सारे सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने। और इन्हीं सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ने आगे चल के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को बना लिया। और ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल थे, जैसे अमीनो एसिड ने प्रोटीन बना लिया, शुगर से पॉलीसेकेराइड बन गया, या कार्बोहाइड्रेट कह सकते हो आप, या कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए आप। ये न्यूक्लियोटाइड ने आगे चल के आरएनए बनाया, आरएनए से फिर डीएनए बना, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल मिले तो लिपिड्स और अदर फैट मॉलिक्यूल बन गए। ये काम शुरुआत में हुआ। और बाद में ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, इन्होंने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से एग्रीगेट बनाने शुरू करे। और ये जो एग्रीगेट इन्होंने बनाए शुरुआत में, इसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गई, फैट हो गए, आरएनए हो गया, या न्यूक्लिक एसिड आप कह लीजिए, ये सारे मॉलिक्यूल एक साथ इकट्ठे होने शुरू हुए। और धीरे धीरे
इसको चारों तरफ से फैट की एक लेयर ने सराउंड करना शुरू कर दिया और ये इसके चारों तरफ फैट की लेयर आ गई बेटा, ये एक फैट की लेयर आ गई और इन मॉलिक्यूल्स को हमने नाम दिया कोसरवेट या प्रोबायोन्ट या माइक्रोस्फेयर, और हेल्डेन ने इसे कहा हॉट डाइल्यूट सूप। अच्छा, ये जो एग्रीगेट बने थे, ये जो एग्रीगेट बने थे, ये एग्रीगेट लगभग 3 बिलियन ईयर अगो बने थे बेटा, 3 बिलियन ईयर अगो बने थे और इन्होंने सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन शुरू करा ऑफ अदर मॉलिक्यूल। फिर हमारे साइनोबैक्टीरिया इनसे बने। आप बाकी इसमें अदर जो इनकी लाइफ प्रोसेस वाली एक्टिविटीज थी, इसको आज तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है कि ऐसे इन्होंने लाइफ कैसे आ गई इनके अंदर, और ये सब तो बन के देख लिया, इन सबको रिएक्शन से और एक्सपेरिमेंट के द्वारा सब कुछ करवा के देखा गया, लेकिन लाइफ मतलब सेल नहीं बना पाए वो आज तक। तो इसके बाद में लगभग 2 बिलियन ईयर अगो फर्स्ट, और याद रखना ये जो स्ट्रक्चर था जिसे मैं कोसरवेट कह रहा हूं, ये नॉन सेल्यूलर कैप्सूल्स थे, ये नॉन सेल्यूलर कैप्सूल्स थे, मतलब इनके पास में सेल जैसी कोई एक्टिविटी ऐसी थी नहीं। हाँ, जो आगे बने फर्स्ट साइनोबैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म थे वो। और याद रखना इस अर्थ पे सबसे पहले कौन आया, तो कीमोट्रॉपिक हेटरोट्रॉप्स आए, कीमोट्रॉपिक हेटरोट्रॉप्स आए। कीमोट्रॉपिक हेटरोट्रॉप्स कौन होते हैं आप लोग जानते हो, जो दूसरे मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हो केमिकल रिएक्शन के द्वारा और वहां से एनर्जी ऑब्टेन करके अपने आप को अपने फूड सिंथेसिस में उसे यूज करते हो। तो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो बना वो हेटरोट्रॉप था, हेटरोट्रॉप में भी कीमो हेटरोट्रॉप था, आप याद रखना इस बात को। तो यहां पे फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म आए हैं, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो आए हैं इस अर्थ पे, वो हमारे कीमो हेटरोट्रॉप से। कीमो हेटरोट्रॉप का मतलब ये है, हेटरोट्रॉप वो जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो, और कीमो मतलब केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या करते थे, ये अदर मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन करते थे और वहां से एनर्जी लेते थे, इसी वजह से इन्हें कीमो हेटरोट्रॉप कह दिया गया। तो ये एक पूरा सीक्वेंस था कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई या पहली सेल कैसे बनी। हालांकि इसमें बीच की कुछ कड़ियां मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक्सप्लेन किया गया है, तो उसी को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब आती है बात कि थ्योरीज क्या क्या है, एवोल्यूशन को लेके थ्योरीज क्या क्या है। तो थ्योरीज भी स्टार्ट करते हैं, लिख लेना अभी, क्यों फ्लो को तोड़ रहे हो, खत्म कर दूंगा एक साथ एक शॉट में, उसके बाद लिख लेना तसल्ली से, क्यों दिक्कत मान रहे हो। हाँ जी, तो नेक्स्ट है थ्योरीज फॉर origin of life।
ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेके थ्योरीज क्या क्या थी। तो सबसे पहली जो थ्योरी थी यहाँ पे वो थी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस या स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये थ्योरी ये कहती है कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुई है, जैसे डिकेइंग लीव्स या स्ट्रॉ या मड, इससे लाइफ ओरिजिनेट हो गई है। इसके जो सबसे फर्म बिलीवर थे, जो सबसे ज्यादा कीन बिलीवर इसके माने गए, वो एरिस्टोटल थे। एरिस्टोटल कहते थे कि किसी भी ट्री की जो लीव्स हैं, वो लीव्स अगर सॉइल में गिर जाती हैं तो वॉर्म्स और इंसेक्ट बन जाएंगे, और अगर वो ही पानी में गिर जाए लीव्स तो उससे फिशेस बन जाएंगी। और एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी हैं, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि जो लाइफ बनी है वो किसी भी नॉन लिविंग थिंग से बन गई है, मतलब कोई भी डिकेइंग चीज है उससे कुछ भी बना सकते हो आप। मतलब कोई स्ट्रॉ डिके हो रही है, वो वुड डिके हो रहा हो, लीव डिके हो रही है, उससे जीव उत्पत्ति हो जाएगी, अपने आप जीव पैदा हो जाते हैं। अच्छा, ये थ्योरी इन्होंने बहुत पहले दी। उसके बाद में इजिप्शियन आए। इजिप्शियन ने भी इसमें अपना एक पॉइंट जोड़ा, नाम नहीं दिया गया उनका, बस इजिप्शियन बोला गया। इजिप्शियन कहते थे कि जो नील रिवर है उसकी जो मड है, मिट्टी, उसमें तिलिस्मी पावर है, उससे आप कुछ भी बना सकते हो, उसी से लाइफ बनी है। जितने भी हमारी इस धरती पे जीव बने हैं वो मड ऑफ नाइल रिवर से बने हैं। ये बात खत्म हो गई। ये थ्योरी बहुत पहले दी गई थी, अब थ्योरी मानी भी गई लंबे समय तक, लगभग आज से 400-500 साल पहले, मतलब 1665 में, ज्यादा पुराना समय नहीं है। और ये बात जो इन्होंने कही थी बीसीज में थी, मतलब आप ये सोच लो 1665 और बीसी, बिफोर क्राइस्ट, के बीच में बहुत लंबा स्पेन था। उस टाइम तक लोग यही मान रहे थे 1665 में। और उसके बाद में दो और लोग आए 70s में, 1700 में। एक आए फ्रांसिस्को रेडी, एक थे स्प्लेंजानी, और एक थे लुइस पास्चर। इन तीनों ने इस थ्योरी को सिरे से नकारा। जो सबसे पहले फ्रांसिस्को रेडी थे, उन्होंने बोला कि नहीं, नॉन लिविंग थिंग से लाइफ नहीं आ सकती, लाइफ केवल लाइफ से आएगी। मतलब मक्खी से मक्खी पैदा होगी, ह्यूमन से ह्यूमन पैदा होगा। लेकिन एक वो बात नहीं बता पाए कि जो पहली लाइफ है वो कहां से आई। मतलब उन्होंने ये तो बता दिया कि मक्खी से पैदा, पहली मक्खी कहां से आई, मक्खी तो पैदा कर रही है दूसरी मक्खी को, पहली मक्खी कहां से आई, वो इस बात को बताने में इसमें सक्सेसफुल नहीं रहे। हालांकि उन्होंने ये वाली बात बोल दी। उन्होंने इस बात को प्रूफ करने के लिए 2 जार लिए, एक जार को सील कर दिया, दोनों में मीट के पीस रखे और एक जार को खुला रख दिया। तो जिस जार को खुला रखा उसमें मैगट्स, मतलब वो जो कीड़े पड़ जाते हैं डेड बॉडीज में, वो आ गए, और जो जार बंद था उसमें जो है कीड़े नहीं पड़े। तो उसने, जो हमारे फ्रांसिस्को रेडी थे, उन्होंने ये कह दिया इस बात को, भाई ये जो है ना, ये मैगट्स अगर अपने आप पैदा हो रहे होते इसमें रॉटन मीट में, तो ये क्लोज जार में भी होने चाहिए थे, ये ओपन जार में क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे जो हाउस फ्लाइज थी वो लगातार आ जा रही थी, और उन्हीं का जो लार्वा है वो ये मैगट्स हैं। फिर इसी बात को दूसरे तरीके से स्प्लेंजानी ने प्रूव कर दिया। उन्होंने 2 फ्लास्क लिए, उस फ्लास्क के अंदर न्यूट्रिएंट रिच मीडियम या ब्रोथ को रख दिया, उसे उन्होंने ग्रेवी कहा था, ठीक है, ग्रेवी ब्रोथ को। तो एक जो ग्रेवी भरा हुआ फ्लास्क था, मतलब ब्रोथ भरा हुआ, न्यूट्रिएंट भरा हुआ, उसको खुला रखा, एक को बंद रख दिया। जो खुला रखा
वो थोड़े टाइम बाद क्लाउडी और टर्बिड हो गया, और जो बंद रखा उसमें कोई बदलाव नहीं आया। तो उन्होंने बताया कि नहीं देखो, जो खुला हुआ है इसी के अंदर क्लाउडीनेस आ रही है, टर्बिडिटी आ रही है, मतलब ये इसलिए हो रही है तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट में है या फंगस है वो इसके अंदर डस्ट और इनके साथ में आ रही है और यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रही है, जिस वजह से इनकी ग्रोथ इसमें हो रही है और जो बंद है उसके अंदर नहीं हो पा रही। इसी बात को इन्होंने लुईस पास्चर ने अलग तरीके से प्रूफ कर दिया। लुईस पास्चर ने बोला, उन्होंने क्या किया, 2 फ्लास्क बनवाए। अच्छा, उन्होंने फ्लास्क जो बनवाए उसकी जो गर्दन थी वो थोड़ी स्वान की गर्दन जैसी बना दी, तो उसे बोल दिया गया स्वान नेक एक्सपेरिमेंट, मतलब एक की स्वान नेक बना दी। अच्छा, स्वान नेक बनाने का मकसद ये था कि जैसे ये इस तरीके से स्वान नेक है और इसमें क्या होगा, डायरेक्टली कंटामिनेंट इस फ्लास्क के अंदर नहीं पहुंच पाएंगे, डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे। और एक की क्या करी, बनाई वो भी स्वान नेक थी लेकिन उसकी नेक तोड़ दी, तो नेक तोड़ दी तो ओपन हो गई, उसमें डस्ट सीधी जा पा रही थी। तो उन्होंने बोला कि जिसकी स्वान नेक थी उसमें देखो कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही बैक्टीरिया की, इसका मतलब वो एंटर नहीं कर पा रहे हैं, और जो ओपन है उसके अंदर बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल्स आराम से जा पा रहे हैं और वो ग्रोथ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां पे कलर बदलाव आ रहा है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट मीडियम मैंने रखा। लेकिन इनकी थ्योरी में वही दिक्कतें थी, पहली लाइफ फॉर्म नहीं बता पाए, बस हाँ बताया लाइफ से लाइफ आएगी। अब आती है एलियन की थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। इसमें बताया गया, इसके भी कुछ बिलीवर रहे, उन्होंने बोला ये कि भाई अर्थ एक प्लेनेट है और अर्थ जैसे और भी बहुत सारे प्लेनेट हैं जो अलग अलग गैलेक्सीज में हो सकते हैं, और वहां पे लाइफ की स्पोर्स को भेजा गया, लेकिन कोई इस बात को भी प्रूफ नहीं कर पाया। फिर इसके अंदर थ्योरी आई भगवान की, गॉड थ्योरी। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कोई सुपरनेचुरल पावर है जिसने जितनी लिविंग और नॉन लिविंग लाइफ फॉर्म है उन सबको बनाया है। उसे कहा थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि 7 दिन में सब कुछ बना दिया है, मैथ्यू ऐसे लिखा हुआ है 7 दिन में बन गया सब कुछ। तो सबकी अपनी अपनी रिलीजन है, सब में लिखा हुआ है, हमारे में भी लिखा हुआ है कि भाई पहली जो इंसान आए थे वो ये थे, फिर उसी से आज हम सब बन गए, ऐसे बताया गया। अब वो ये अच्छा, वो जो पहले इंसान आए थे वो भगवान के भेजे हुए थे, ये बताया गया, लेकिन इसके पीछे भी कोई एविडेंस नहीं मिल पाया। फिर आई थी ये नई थ्योरी, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इस थ्योरी में थोड़ी सी जान थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं कर पाए। इसको ओपरेन और हेल्डेन 2 पर्सन थे, उन्होंने बोला कि भाई जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर से हुई है, जैसे कि वो चारों गैसेस के नाम और साथ में अमीनो एसिड और फलान फलान जितने भी जो बताए गए थे इन सब से बन गया। अब इन्होंने थ्योरी तो दे दी, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया। उसको वेरीफाई किया यूरे एंड मिलर। यूरे एंड मिलर ने क्या किया, एक स्पेशल एपरेटस तैयार करवाया अपना, और अन्य उन्होंने कुछ कंडीशंस तैयार करी जो मिमिक करती थी प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशंस से। 800 डिग्री टेम्परेचर रखा, थंडर स्टॉर्म्स उन्हें करवाने थे तो उन्होंने 2 इलेक्ट्रोड रखे और उन्हें स्ट्राइक करवा देते थे तो बिजली कड़क जाती थी। हर ये वाटर वेपर्स के लिए उन्होंने पानी गर्म करते हुए उड़ाते रहे उसमें, और जो गैसेस थी ये चारों गैसेस ली, इसका कंपोजिशन था 2:1:2, वो भी अभी मैं लिख दूंगा। उस सारे में लिया और देखा कि थोड़े दिन बाद अमीनो एसिड बन गए वहां पे, तो बोला देखो अमीनो एसिड बन रहे हैं। फिर इसको और रिपीट किया गया कई अलग तरीके से, तो जितने भी बायोमोलिक्यूल्स थे वो सब भी बन गए। बायोमोलिक्यूल तक की कहानी सब कर पाए, उससे आगे की कहानी आज तक कोई नहीं बता पाया। यही थ्योरीज थी जो हमें यहाँ पे पढ़नी है। तो सबसे पहली थ्योरी जो बहुत ही वाहियात थी, आइए उसे लिख लेते हैं कि ये बोल रहे हैं कि नॉन लिविंग लाइफ फॉर्म से लाइफ बन गई। तो इन्होंने बोला है यहाँ पे थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस में
कि लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम नॉन लिविंग, बेटा बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं भी रैपट मार के तुम्हारी थ्योरी बदल दूंगा। फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर like decaying straw and mud, और इस थ्योरी के बिलीवर थे एक एरिस्टोटल। एरिस्टोटल कहते थे कि किसी भी पेड़ की लीव्स अगर लैंड या सॉइल पे गिरे तो वो इंसेक्ट्स और वॉर्म्स बना देंगी, और अगर वो वाटर में गिर जाएं तो फिशेस बना देंगी। राहुल गांधी जैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में इजिप्शियंस के हिसाब से मड ऑफ नाइल रिवर, अब उनके देश में एक ही चीज है, पिरामिड या नाइल रिवर, उसी की बात करते रहते हैं ये। से ऑल लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्म बनी है। और इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया। मैंने आपको डिस्कशन करने के लिए बोला है क्या? क्यों इस बात का ऐसा गहरा डिस्कशन कर रहे हो? और डिस्कशन करते हो तो ये डिस्कशन पेपर में क्यों नहीं रिफ्लेक्ट होता आपके? इतने बड़े आप हाइपोथेसिस देने वाले हो, पेपर में तो नहीं रिफ्लेक्ट होता ये, उस टाइम पे तो सोते रह जाओगे। तो इट वॉज डिसअप्रूव्ड बाई एफ रेडी, स्प्लेंज़ैनी एंड लुईस पास्चर। ये इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था इस थ्योरी को। अब इन तीनों ने ही मिलके एक थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इन्होंने एक नई थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ये कहती थी कि भाई नॉन लिविंग चीज से लिविंग चीज नहीं बन सकती। इन्होंने बताया कि किसी लाइफ से या किसी लिविंग चीज से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है, किसी नॉन लिविंग चीज से कोई लिविंग नहीं बन पाएगा। ये थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस कहती थी। मतलब ये इस बात को डिसअप्रूव करते थे कोई नॉन लिविंग थिंग को बना पाए। ये सरासर नकारा इन्होंने इस बात को। और इसमें सबसे पहला काम जो किया वो एफ रेडी का था, फ्रांसेस्को रेडी। फ्रांसेस्को रेडी ने क्या किया, इन्होंने बताया लाइफ कुड ओनली ओरिजिनेट या कम फ्रॉम लाइफ, लाइफ से ही लाइफ आएगी। और इन्होंने स्पेसिफाई किया इस चीज को, स्पेसिफिकली बोला
स्पेसिफाई ये किया कि भाई हाउस फ्लाई से हाउस फ्लाई पैदा होंगी, और ह्यूमन से ह्यूमन पैदा होंगे, लेकिन पहले ह्यूमन कहां से आएंगे, पहली हाउस फ्लाई कहां से आएगी, ये नहीं बता पाए इस बात को। और इन्होंने इस चीज को प्रूव करने के लिए 2 जार लिए और दोनों के अंदर रोटन मीट रख दिया, और एक जार को इन्होंने बंद कर दिया। तो जिस जार को इन्होंने बंद कर दिया वहां पे कोई मैगट्स नहीं बने, लेकिन जो जार खुला हुआ था वहां पे मैगट्स आ गए। तो इन्होंने बताया कि ये जो मैगट्स है वो इसलिए आए क्योंकि यहाँ पे जो फ्लाइज हैं वो फ्लाइज फ्रीक्वेंटली आ जा रही हैं, और उन्हीं फ्लाइज के एग ने हैच करके इन मैगट्स को बनाया है। और इसके अंदर कोई मैगट्स नहीं आए क्योंकि ये बंद था, और हाउस फ्लाइज यहां पे नहीं आ सकी। इसी बात को स्प्लेंजेनी ने दूसरे तरीके से प्रूफ किया। स्प्लेंजेनी ने क्या किया, स्प्लेंजेनी ने 2 फ्लास्क लिए, उनमें न्यूट्रिएंट रिच मीडियम भरा, पहले दोनों को हीट करके स्टेरलाइज कर दिया। ठीक है, दोनों को हीट से पहले इन्होंने हीट किया और स्टेरिलाइज कर दिया, और हीट करके स्टेरलाइज करने के बाद में, अच्छा, इन दोनों के अंदर यहां पे भरा हुआ था न्यूट्रिएंट मीडियम, जिसे हम ब्रोथ कह सकते हैं, ये ग्रेवी कहते थे। और एक फ्लास्क को इन्होंने क्लोज कर दिया, एक फ्लास्क को इन्होंने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। तो वहां पे उसके रंग में कोई बदलाव नहीं आया, कोई टर्बिडिटी नहीं हुई, कोई क्लाउडीनेस नहीं आई। लेकिन जो दूसरा वाला फ्लास्क था जो इन्होंने ओपन छोड़ा, उसके अंदर कुछ समय बाद देखा तो वहां पे क्लाउडीनेस आई और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होनी शुरू हो गई। तो इन्होंने बताया कि भाई जो ओपन फ्लास्क है उसमें ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म आसानी से आ जा रहे हैं, जा तो नहीं रहे, आ ही रहे हैं। हाँ, बेचारे कहाँ चल के वापस जाएंगे, एक बार कूद पड़े तो समुद्र है उनके लिए। तो यहां पे कोई ग्रोथ नहीं हुई, और यहां पे माइक्रोबियल ग्रोथ हुई, टर्बिड हो गया ये, या क्लाउडी हो गया ये। तो इससे इन्होंने बताया कि भाई ये जो ओपन फ्लास्क है इसमें वो चीज हो सकती है, और क्लोज फ्लास्क के अंदर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उनकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, वो नहीं आ पा रहे, इसलिए ग्रोथ भी नहीं कर पा रहे। और जिसमें ओपन है वो उसमें ग्रोथ कर रहे हैं वो अपनी। लुईस पास्चर ने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, 2 फ्लास्क लिए और उनकी जो नेक थी वो इस तरीके की बना दी। पहले दोनों को स्टेरलाइज किया
ताकि कोई भी पहले की ग्रोथ उसके अंदर ना बचे किसी भी तरीके के ऑर्गेनिज्म की। और उसमें उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम भर दिया और थोड़े टाइम बाद यहाँ पे इन्होंने न्यूट्रिएंट डाल दिए थे और शुरुआत में इन्होंने इसे स्टेरिलाइज किया और बाद में जिसके नेक को इन्होंने अलग कर दिया और वो ओपन बना दिया इन्होंने, और दूसरी वाली जो थी उसकी नेक ऐसे ही रही। तो इन्होंने क्या पाया कि जिसकी नेक क्लोज थी वहां पे कोई भी कंटामिनेंट नहीं था और जिसकी ओपन थी वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ हुई, वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो गई और उसका न्यूट्रिएंट का जो शुरुआत में कलर था वो बदल गया। और इस चीज को इन्होंने कंक्लूड किया ये कि जो डस्ट है या माइक्रोब्स हैं या कंटामिनेंट्स हैं उनके साथ में ये जीव इसमें आ गए हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ कर रहे हैं और यहाँ पे वो एंटर डायरेक्टली नहीं हो पाए जिसकी वजह से यहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं हुई है। और यहाँ में ओपन में एयर के अंदर जो डस्ट थी या कॉन्टामिनेंट्स थे उन डस्ट और कंटामिनेंट के साथ में माइक्रोब एंटर करे जिस वजह से इनकी यहां पे ग्रोथ हुई और क्लाउडी सॉल्यूशन हुआ ड्यू टू बैक्टीरियल ग्रोथ। तो ये लुईस पास्चर का एक्सपेरिमेंट था। अब इसके बाद में नई थ्योरी दी गई जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। तो नई थ्योरी में क्या बताया गया, थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया। इसमें बोला गया लाइफ स्पोर्स आर सेंड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ। मतलब अर्थ उनमें से एक थी जिसके ऊपर लाइफ स्पोर को भेजा गया और अर्थ के अलावा डिफरेंट अदर प्लैनेट्स पे भी लाइफ स्पोर्स को भेजा गया था। फिर इसी के अंदर एक थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या हुआ? हाँ थ्योरी चल रही है ये, नहीं 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 नहीं, अलग अलग थ्योरी है ये। सब टॉपिक क्यों है ये? लिख दिया ना, ये थ्योरी अलग है, ये थ्योरी अलग है। तो यहां पे थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में बोला गया कि देयर इज सम सुपरनैचुरल पावर who created all the living and non-living forms, जिसने सारी लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्म्स को दिया।
फिर आई नई थ्योरी, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। इसे ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया था। इसे ओपेरिन और हेल्डेन ने दिया था। इन्होंने बताया था कि लाइफ ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम नॉन लिविंग, लाइफ ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक things like methane, ammonia, carbon dioxide, hydrogen, water vapors, amino acids, sugars, etc. लेकिन इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया। दिस थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन was experimentally verified by ओपेरिन एंड हेल्डेन, सॉरी यूरे एंड मिलर। इन्होंने तो थ्योरी ये दी थी बेटा, यूरे एंड मिलर, यूरे एंड मिलर। तो अब हम देखेंगे यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। अगला पार्ट हम पढ़ेंगे यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। तो मैंने आपको बताया कि इन्होंने एक स्पेशल एपरेटस तैयार किया था। उस एपरेटस के अंदर इन्होंने प्रिमिटिव अर्थ वाली कंडीशंस को रखा, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट रखा, अमोनिया रखा, हाइड्रोजन रखा, कार्बन डाइऑक्साइड रखा, साथ में 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा, लाइटनिंग को करवाने के लिए इलेक्ट्रोड्स रखे, उन्हें स्ट्राइक करवाया और वहां पे पाया कि जो अमीनो एसिड या सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स वहां पे बन रहे हैं अपने आप। फिर उसी एक्सपेरिमेंट को इन्होंने रिपीट किया। वो सेटअप कुछ ऐसा था, वो सेटअप कुछ ऐसा था। ये देखिए, ये एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। तो इन्होंने क्या किया है,
ये apparatus तैयार किया, यहाँ पे उन चारों गैसेस को रख लिया जो वहां पे हुआ करती थी। अच्छा, इन गैसेस का एक कंपोजिशन भी है, पूछा गया एक बार। इसमें मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, वाटर की बात नहीं की गई है, इनका 2:2, 2:1:2 इस कंपोजिशन में इनको लिया गया था। 2:1:2, 2 रेशियो में मीथेन थी, 1 रेशियो में अमोनिया थी, 2 रेशियो में हाइड्रोजन थी। और दूसरा इन्होंने क्या किया, ये बॉइलिंग वाटर लिया, इससे वाटर वेपर्स ऊपर जा रहे थे, और हाई टेम्परेचर इन्होंने वाटर वेपर्स की वजह से वहां पे क्रिएट करवाया। ये इलेक्ट्रोड रखे जिससे स्पार्क डिस्चार्ज कराते थे, जिससे लाइटनिंग जैसा वहां पे कंडीशन बनती थी। ऑक्सीजन इन्होंने इसके अंदर रखा नहीं। फिर यहाँ पे जो भी कुछ रिएक्शन होता था, वो रिएक्शन होने के बाद में ये कंडेंसर में आता था, उसे कूल डाउन करता था, और इस कंडेंसर से ये ठंडा होके वाटर नीचे जाता था, और ये जो लिक्विड नीचे इकट्ठा हुआ था, इसमें इन्होंने सबसे पहली बार अमीनो एसिड जैसे मॉलिक्यूल को देखा। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था कि जो लाइफ है, जो ओपेरिन और हेल्डेन कह के गए थे, उन्होंने कहा था ना कि ये सारे मॉलिक्यूल से हमारे, अच्छा उन्होंने एक बात और बोली थी, ओपेरिन और हेल्डेन वाली, वहां पे एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा। उन्होंने कहा था ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, बायोजेनेसिस एवर सिंस। ए बायोजेनेसिस फर्स्ट मतलब पहले ए बायोजेनेसिस हुई है, नॉन लिविंग चीजों से लिविंग चीज बनी है, और उसके बाद बायोजेनेसिस एवर सिंस, उसके बाद से ही लाइफ से फिर लाइफ बनती चली गई। वहां पे एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट है बेटा इस, हाँ, केमिकल एवोल्यूशन में ओपेरिन और हेल्डेन वाली जहां थ्योरी लिखी है, जहां ओपेरिन और हेल्डेन वाली थ्योरी लिखी है, ए बायोजेनेसिस फर्स्ट, बायोजेनेसिस एवर सिंस, ये उनका मेन कंक्लूजन था जो उन्होंने दिया उससे। तो इसमें इन्होंने क्या किया, देखिए यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, लिखा हुआ है, हेरोल्ड यूरे एंड स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंटली प्रूव द थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, दे क्रिएटेड कंडीशंस लाइक प्रिमिटिव अर्थ, हाई टेम्परेचर, वोल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर विद मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर्स एंड हाइड्रोजन. They made electric discharge in closed flasks containing these all chemicals at 800 degrees Celsius. As a result, some amino acids are formed. And similar experiment, मतलब दोबारा ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए तो others observed formation of sugar, nitrogen bases and pigment and fat. मतलब दूसरों ने ऑब्जर्व किया कि जैसे यहाँ पे अमीनो एसिड बने हैं, ऐसे ही ये सारे बायोमोलिक्यूल भी यहाँ पे बन गए। तो आपको क्या करना है, लिखना है, डायग्राम भी बनाना है, ये वाला नहीं, ये वाला बनाना है, ये घर जाके बनाना, पहले ये लिखो जल्दी।
ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी से देखेंगे और इसमें एक चीज और ऐड कर लेंगे, वो जो कंपोजिशन था इनका मीथेन का और ये जो लिया गया था, तो आप लिखिएगा सबसे पहले मीथेन CH4, फिर लिखिएगा अमोनिया NH3 और फिर लिखिएगा H2 212। अमोनिया एक है और हाइड्रोजन और मीथेन दोनों दो दो हैं। H2 डाई हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अभी दिखा रहा हूं बेटा, यहाँ जो लिक्विड वाटर जो ट्रैप में बनाया गया था ना, तो ये कंडेंस्ड होकर नीचे यहाँ पे आए थे, इसमें आइसोलेट किया गया था इन सब चीजों को। इधर देखना एक बार सभी लोग शुरुआत से। अरे यार देखिए, थ्योरी सबसे पहले बात करी जा रही है, इवोल्यूशन ऑर्डरली चेंज है एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। इवोल्यूशनरी बायोलॉजी का मतलब है हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म जो अर्थ पे बनी, उनको स्टडी करेंगे तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी कहलाएगी। बिग बैंग थ्योरी स्टेट करती है कि यूनिवर्स ओरिजिनेट हुआ था 20 बिलियन ईयर अगो बाय अ सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, बिग बैंग कहा गया। फिर उसके बाद अर्थ बना दी गई इन्होंने 4.5 बिलियन ईयर अगो, और शुरुआत में अर्थ के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। वाटर वेपर, ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया ये रिलीज किए थे मोल्टन मास से जो सरफेस को कवर कर रहा था। उसके बाद में यूवी रेस थी जो सन से आई, उन्होंने वाटर को तोड़ दिया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ऑक्सीजन कंबाइंड हो गया इन सारे मॉलिक्यूल के साथ में, और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड अदर और मॉलिक्यूल बनाए। फिर लेटर ऑन ओजोन बना। उसके बाद जैसे जैसे वाटर वेपर कूल हुए तो वाटर वेपर फैल गए एज रेन और उन्होंने ओशन बना दिए, और लाइफ अपीयर, गलत लिखा हुआ है, लाइफ ओरिजिनेट होनी शुरू हो गई थी 4 बिलियन ईयर अगो। लाइफ तो अपीयर 2 बिलियन ईयर अगो हुई थी, और पहला नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर 3 बिलियन ईयर अगो बना था, याद रखिएगा। तो इसमें इन्होंने थ्योरी अलग अलग दे रखी है। सबसे पहली थ्योरी है बायोजेनेसिस। इसमें बताया गया कि लाइफ डिकेइंग और रॉटिंग मैटर जैसे स्ट्रॉ और मड इनसे आती है। दूसरे नंबर पे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और बायोजेनेसिस, इसके अंदर बताया गया कि लाइफ कम फ्रॉम ओनली प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, जो पुरानी लाइफ है उसी से लाइफ आएगी। अच्छा, इस चीज को इन्होंने लुईस पास्टर ने क्या किया था, इन्होंने किल लिस्ट करी थी, मतलब प्री स्टेरलाइज क्लास में, मतलब इसी बात को मतलब ऐसे कह लीजिए आप, जैसे ये एक क्लास ले लिया, एक ये क्लास ले लिया, इसके अंदर ईस्ट को मार के रख दिया, इसके अंदर भी ईस्ट को मार के रख दिया, दोनों को हीट से मार दिया, और उसके बाद में इसको ऐसे रहने दिया और इसकी नेक को ब्रेक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे माइक्रोबियल ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो उसके बाद में आती है बात स्प्लेंजेनी और इन तीनों की, फ्रांसिस को रेडी की, उन्होंने भी यही बात बोली, लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, बट इट डज नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। उसी में आप एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, ये एक्सप्लेन नहीं करता था कि पहली लाइफ कहां से आई थी। इट डज नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ, इस पॉइंट को ऐड कर लीजिएगा वहां पे। इट डज नॉट एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ फर्स्ट लाइफ। देखो मुर्गी और अंडे दिखा रखे, लेकिन ये दिखा रखा कि पहला अंडा आया था कि मुर्गी। जल्दी लिख लीजिए, हो गया जी। नेक्स्ट बताया गया कॉस्मिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। इन्होंने बताया कि यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर्स को ट्रांसफर किया गया था डिफरेंट प्लैनेट पे इंक्लूडिंग अर्थ। फिर आती है स्पेशल क्रिएशन, इसमें बताया कि बातें नहीं करनी है, अरे तुम्हारी एसएससी, यहाँ मेरा सांस फूल रहा है बोलते बोलते, बतला रहे हैं बैठ के। ये बोल रहा है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग फॉर्म है उस सबको सुपरनेचुरल पावर गॉड ने बनाया है। फिर ये रहे ओपेरन और हेल्डिन, इसमें इन्होंने बताया था कि जो पहली लाइफ है वो ओरिजिनेट हुई थी नॉन लिविंग, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे ये बनाई, और इन्होंने बोला था ए बायोजेनेसिस फर्स्ट और बायोजेनेसिस एवर सिंस। फिर उसके बाद में ये आई गया हेरोल्ड वाली थ्योरी। और हाँ, लास्ट में आप कहीं अगर लिखना चाहो तो इस वाले पॉइंट को और ऐड कर लीजिएगा कि पहला नॉन सेलुलर जो लाइफ फॉर्म था, मतलब पहला नॉन सेलुलर क्या, ये सब हमारे वो थे बायोमोलिक्यूल्स थे, उसको फैट की लेयर ने घेरा हुआ था। तो ये नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर 3 बिलियन ईयर अगो बना था। हाँ, प्रोबायोन्ट कह लीजिए आप इसे। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल बोला गया इन्हें,
जिसमें ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स हमारे प्रेजेंट थे। तो ये 2 पॉइंट और ऐड करना चाहो तो इसे ऐड कर लीजिए जल्दी से। और आपका होमवर्क है क्या, डायग्राम बनाना है, जूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट वाला बना के लाना है याद से। और बहुत सारे बच्चे जिनको पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहा गया था वो क्लास में तो नहीं आए, ऑनलाइन क्लास में बैठे होंगे। इतने मतलब इन्हें कौन सिखाता है, मतलब एक फोन करवाने में मेरे क्या दिक्कत है, क्या छुपा रहे वो घर वालों से, उन्हें पता नहीं है तुम्हारी स्थिति, समझ में नहीं आता।